हेलो दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं डेलुलु वर्ल्ड, जहाँ पे आपको मिलेगी फिक्शनल स्टोरीज़। अगर आपको मेरा कहानी और मेरा ये एपिसोड पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू। अब तक हमने पढ़ा कि सिया ऋषभ के दोस्तों से मिलती है और उनके लिए कुछ काम के स्नैक्स बनाने चल जाती है, और जैसे ही वह किचन से वापस ऋषभ के पास जाने लगती है वैसे ही सामने का नज़ारा देखकर वह शॉक्ड हो जाती है। अब आगे सिया खुशी खुशी ऋषभ और उसके दोस्तों के लिए अच्छा सा स्नैक्स बनती है और स्नैक्स के साथ साथ वह कोल्ड ड्रिंक भी ठंडी ठंडी लेकर आती है अपने तीनों दोस्तों की मदद से। लेकिन जैसे ही वह बाहर आती है वैसे ही उसके सामने एक ऐसा शख्स आ जाता है जिसकी कल्पना से नहीं की थी। वह शख्स और कोई नहीं, वह ऑर्डर भी होता है जिसकी मीटिंग कैंसिल हो गई थी। तो उसने सोचा कि वापस अपने दोस्तों के साथ ही सैक टाइम स्पेंड कर लो, इससे मेरा ध्यान भी मटका रहेगा और थोड़ा समय खुश हो पाऊंगा। दरअसल अब को उसे जगह पर आकर एक अलग ही सुकून सा लग रहा था। जैसे ही वह रेस्टोरेंट के अंदर घुसा उसके नाक में लवेंडर की इतनी प्यारी खूबसूरत स्मेल एक क्यों अपनी आंखें थोड़ी देर तक बंद करके उसे खुशबू को महसूस करने लगा। लेकिन जैसे ही उसे याद आया था कि उसे मीटिंग पर जाना है, इसलिए वह ना चाहते हुए भी किसी को ना ये जाहिर करते हुए कि उसे वह वहां पर रहना चाहता है, वह वहां से जा रहा था अपनी मीटिंग करने। लेकिन जैसे ही वह रेस्टोरेंट के बाहर आया और कुछ कदम भी चला था वह अपने गाड़ी की तरफ, वैसे ही उसे मैसेज आता है कि आज की मीटिंग कैंसिल हो गई है क्योंकि जो क्लाइंट है तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी, इसलिए वह आज की मीटिंग कैंसिल कर दिया है। जिसे देखकर आरहा खुश हो जाता है और वह वापस अंदर चल जाता है। और जानते हो दोस्तों, अब को देखकर ऋषभ बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और वह अपने मन में सोचता रहे वह क्या परफेक्ट टाइमिंग है अब की, थैंक गॉड अब आ गया, नहीं तो आज मेरा प्लान तो बर्बादी होना था, मेरे सारे किए कर पर पानी फिर जाता। इतना करके वह आराम से बात करने लगता है, इस बात से अनजान कि सिया को अब को देखकर कैसा लग रहा है। वही सिया के हाथ से ट्रेन गिर जाता है लेकिन उसकी आवाज़ किसी को नहीं सुनाई दे पाती है, शिव उसके तीन दोस्तों के, क्योंकि पूरे रेस्टोरेंट में एक अच्छा सा गाना बज रहा था बहुत ही तेज वॉल्यूम में, और सी गाने को सुन कर एंजॉय कर रहे थे और कुछ लोग तो डांस भी कर रहे थे। इसी बीच रसिया का हाथ से जो ट्रेन गिरा था वह उसके दोस्तों ने नौकरों से कहकर साफ करवा दिया था, लेकिन क्या वही फिर शौक खड़ी थी। तभी कारण उसे डरते हुए पूछता है क्योंकि वह बहुत घबरा गया था और सिया की ऐसी दाढ़ी हुई हालत देखकर उसे भी बहुत अजीब लग रहा था और वह डरते हुए पूछता है क्या वह सिया तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो, तुम ठीक तो हो ना। तब रसिया पीछे आते हुए कहती है यह नहीं हो सकता है आरव, आरव यहाँ पर कैसे, वह तो चले गए थे ना। इतना करके वह वापस किचन के तरफ जाने लगती है जिसे देखकर देना दोस्त उसके पीछे जाने लगते हैं ट्रे को साइड में रखकर। और ऋषभ जो आरव से कुछ बातें कर रहा था बिजनेस से रिलेटेड, उसकी अचानक से सिया पर नजर पड़ जाती है जो कि वहां से भाग रही थी। तब ऋषभ को पता चल जाता है कि सिया वहां से क्यों चली गई थी, लेकिन ऋषभ को अपना प्लान नहीं खड़ा करना था क्योंकि डेली अब वहां पर नहीं आएगा, इसलिए वह अब को वॉशरूम जाने का कर दिया के पास जाने लगता है। उसे रेस्टोरेंट के पीछे वाले दरवाजे से बाहर आ जाती और उसे रोते रोते उसके दोस्त कहते हैं सिया तुम कहाँ जा रही हो, क्या हुआ है तुम्हें, बताओ हमें, क्या तुमने क्या देख लिया है जिसे देखकर तुम इतनी डर गई हो। कुछ नहीं, मुझे यहाँ से जाना है, कारण मुझे यहाँ से ले जाओ, ऋतिक मुझे लेकर यहाँ जाओ। इतना कहकर वह पैनिक करने लगती है जिसे देखकर उसके सारे दोस्त घबरा जाते हैं। तभी वहाँ पर ऋषभ आता है और वह सिया से पूछता है क्या हुआ, तुम वहाँ से अचानक से चली क्यों आए और तुम्हारी हालत मुझे कुछ सही नहीं लग रही, तुम ठीक तो हो ना। तभी सिया रहती है नहीं वह आरव, आरव मुझे उनके पास नहीं जाना है, वह वापस क्यों आए हैं। तभी ऋषभ
ऋषभ उसे समझाते हुए कहता है, देखो सिया, मुझे भी नहीं लगा था कि अब वहाँ पर अचानक से वापस आ जाएगा, लेकिन थोड़ी देर की ही तो बात है। तुम बस कुछ नाश्ता देकर वहाँ से चलाना, फिर मैं भी तुम्हें नहीं कुछ कहूँगा। नहीं तो मेरे दोस्त, तुम जानती हो ना, प्लीज़ मुझे भी समझो। और वैसे भी यार, अपने तुम्हें तो देखा ही नहीं है कभी। आरंभ में तुम्हें बोला था कि जब भी तो वह तुम्हारे सामने आएगा तब उसे अपना चेहरा नहीं दिखाओगी, इसलिए तुम पहले घूंघट किया करती थी, लेकिन अब ने कभी तुम पर ध्यान नहीं दिया और उसने कभी तुम्हें देखा ही नहीं, तो मुझे कुछ नहीं पता चलेगा। तुम बस थोड़ी देर के लिए आ जाओ, 5 मिनट की ही तो बात है बस, फिर हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। प्रेषक के समझाने पर सिया मान जाती है और अपना सर हमें हिलाती, क्योंकि उसे कुछ बुरा नहीं लगा था। वैसे भी वह सोच रही थी कि 5 मिनट के ही तो बात है, इसमें क्या ही बिगड़ जाएगा मेरा, आपने मुझे तो देखा ही नहीं है और उसको कैसे पता चलेगा कि मैं ही सिया हूँ। और इतना अपने मन में सोने के बाद वह और सोचती है, वैसे भी अगर कुछ होगा तो शिवांश भाई है ना, सबको संभाल लेंगे, मुझे कुछ घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी उसका मेरे से कोई लेना ध्यान नहीं है, मैं उसकी दुनिया से बहुत दूर आ चुकी हूँ जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता है। इतना अपने मन में सोने के बाद वह वापस अपने रेस्टोरेंट के अंदर जाती है और फिर से सब कुछ तैयारी करने लगते हैं। कुछ देर बाद वह अपने 3 दोस्तों के साथ उसके हाथों में ट्रे दहा, जिससे वह सबको स्नैक्स और ड्रिंक सर्व करने वाली थी। वही आरव जो वहीं पर अपने दोस्तों से कुछ बातें कर रहा था बिजनेस से रिलेटेड। भाई बनने को देखो, यहाँ भी उसको बिजनेस पड़ा हुआ है, कितना बिजनेस करेगी यह बंदा, कुछ कह नहीं सकते। तभी बात करते करते अब को अचानक से लगता है कि उसका दिल जोरों से धड़क रहा है और उसके नाक में लवेंडर की धीमी धीमी खुशबू घुलने लगती है, जिससे वह अपनी आंखें बंद करके उसे एहसास को जीने लगता है। तभी उसे एक लड़की दिखती है जो वाइट कलर का अनारकली पहनी, उसके हाथों में ब्रेसलेट और उसकी पायल की खनकना आवाज पूरे माहौल में शांति फैल जाती है। आरव को उसे रेस्टोरेंट में बज रहे गाने भी नहीं सुनाई देते, अब को अपने दोस्तों की आवाज भी नहीं सुनाई देती है। उसे पाल सब कुछ थम सा गया था और अब अपने सामने खड़ी लड़की जो कि उसके तरफ पीठ की हुई थी उसे ही देख रहा था और वह उसका चेहरा देखना चाह रहा था। उसकी ब्रेसलेट की आवाज है, उसकी पायल की बजाने की आवाज, उसकी लवेंडर की धीमी धीमी खुशबू उसे रोम रोम और उसके पूरे शरीर में घुलसी गई थी। वह पर ऐसा लग रहा था कि इसके लिए जन्नत सा हो, स्वर्ग, सफलता। और जैसे ही वह लड़की अरब की तरफ रुख किया वैसे ही यार उसे लड़की को देखा ही रह गया। वह लड़की इतनी खूबसूरत थी, तभी उसे याद आता है कि यह तो वही फ्रेशर पार्टी वाली लड़की है जिसे उसने इग्नोर किया था। आरव सिंघानिया को यही सोचकर कि वह उसे इग्नोर कर रही थी और अभी भी वह देख रहा था उसकी हरकतें, वह उसे इग्नोर ही कर रही थी, इसलिए वह बस एक बार चाहता था कि वह सामने जो खड़ी एक लड़की है उसे एक बार देख ले। लेकिन वह लड़की सारे लोग से, सारे दोस्तों से बात कर रही थी सिवाय उसके, जिसे देखकर हर को गुस्सा आने लगता है। और अब की यह सारी हरकतें, अरब का आंखें बंद करना, आरव का गुस्सा करना, ये सब ऋषभ देख रहा था और वह सोच रहा था अपने मन में कि चलो मेरा प्लान तो काम किया। मुझे पता था कि जब आवारा सिया को देखेगा तो उसी में खो जाएगा, क्योंकि सिया है ही इतनी प्यारी। इतना करके वह आरव को गुस्से से पेन का देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, आरिफ क्या हुआ तुझे, स्नैक्स क्यों नहीं ले रहा, ले कोल्ड ड्रिंक ले, तू गई तो तेरे लिए ड्रिंक भी बनवा दूं। और आपको कोई होश नहीं था कि ऋषभ उससे क्या कह रहा है, वह तो सिर्फ और सिर्फ सिया को ही देख रहा था कि किसी आप बाकी सभी से बात कर रही थी हंसी खुशी, लेकिन आरव से नहीं। इस वक्त प्रिया की धड़कन है तेजी से बढ़ रही थी, उसे अपने पर अब की
की नज़रों की ताबिश महसूस हो रही थी, लेकिन वह इग्नोर कर रही थी क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि वायरस से कुछ भी बातें करे, इसलिए वह अपने दोस्तों से बातें करने लगते। तभी उनमें से एक दोस्त कहता है, तुमने कितना अच्छा स्नैक्स बनाया है और बहुत यूनिक है, तब एशिया रहती है, फेमस डिश है। तभी उनमें से एक दो जिसका नाम योग होता है वह पूछता है, अच्छा तुम ये बताओ, मुझे तो तुम बताई थी कि तुम गांव से हो, तो तुम्हें इटली रशियन ड्रेस के बारे में कैसे पता? दरअसल योग भी एक बिजनेसमैन था। आरव की तरह मीटिंग के सिलसिले में आउट ऑफ इंडिया और फॉरेन कंट्री में घूम चुका था और सिया ने जो भी स्नैक्स बनाए थे उसमें आधे से ज़्यादा फॉरेन कंट्री के थे, इसलिए उसने ऐसा सवाल किया था, या जिसकी धड़कन में भी बहुत ज़्यादा तेज चल रही थी क्योंकि आ रहा हूँ उसे ही घर घर के देख रहा था और शायद अब गुस्से में भी था, लेकिन वह फिर भी योग से कहती है, हाँ वह मैंने ये सब मोबाइल पर सीखा है, मैं जहाँ रहती थी पहले वहाँ की दादी वह इतना ही रहती है कि उसे याद आता है कि वह अभी अभी जाह्नवी जी का नाम लेने वाली थी, जिससे उसे बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती। वह अपने सिर पर टिप्पणी मारते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या कर रही है तू सिया, अगर तूने गलती से भी जाह्नवी दादी का नाम ले लिया होता तो तू तो गई यार, अब तो तेरे पर शक तो जरूर हो जाता। अरे आप बोलते बोलते रुक क्यों गए, क्या हुआ आपको, आप ठीक हो ना? तभी सिया कर दिया, हाँ मैं ठीक हूँ, वह मैं कुछ याद आ गया था इसलिए मैंने ये सब मोबाइल पर सीखा है और मेरी माँ सीमा है, उन्होंने मुझे सिखाया ये सब। जिसे सुनकर सब सिया से और बातें करने लगते हैं। वहीं अब सिया के हर एक बातें सुन रहा था, लेकिन उसे थोड़ी जलन भी हो रही थी। उसे खुद नहीं पता चल रहा था कि उसे जलन क्यों हो रही है। तभी कारण सिया के कंधे पर हाथ रखते हुए, गाना बहुत देर हो गया, चलो हम लोग को घर भी तो जाना होगा। रसिया अपना सर हमें हिलती है और कहती है, हाँ वह भाई कभी आने का वक्त हो गया, चलो हम लोग चलते हैं। इतना करके वह ऋषभ को कहती है, ऋषभ वह मुझे अभी जाना होगा, अभी जाने का वक्त हो गया, लेकिन तुम चिंता मत करो, यहाँ के सारे स्टाफ तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को सवे कर देंगे और ख्याल भी रखेंगे। जिसे सुनकर ऋषभ बहुत ज्यादा उदास हो जाता और अपने मन में सोचता है, क्या फायदा और आपके आने का, जब उसने सिया से एक बार भी नहीं बात की। अरे कम से कम है तो बोल देता, कम से कम हेलो ही बोल देता। अब देखो सिया जा रही है और यह पागल लड़का उसे गुरु गुरु के क्यों देख रहा है। सियान कंफर्टेबल हो रही है, वह इतने मन में ही सोचता। तभी उसे सिया के फिर से आवाज आती है जो कि वहां से जाने की बातें कर रही थी। तभी ऋषभ उदासी मन से कहता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहाँ देख लेंगे, वैसे भी तुम्हारे स्टाफ और तुम्हारे नौकर तो है यहाँ पर, ठीक है तुम जाओ, अगर तुम्हें देर हो रही है तो। इतना करके वह वहाँ से जाने लगती है। तभी जब सिया जाने ही वाली होती है वैसे ही उसे कहता है उसे, अरे आप हमसे इतना बात भी नहीं की और आप ऐसे जा रही हैं, आप कुछ देर यहाँ पर रुक जाए, हम लोग भी यहाँ से जाने ही वाले हैं, साथ ही में चलेंगे। जिसे सुनकर वंश कहता, नहीं हमें देर हो रहे हैं और हमारे बस भी बाहर खड़े सिया का इंतजार कर रहे हैं। तभी उनमें से एक दोस्त कहता है जिसका नाम पवन होता है, अरे तो हम लोग भी जान ही वाले थे, थोड़ा सा और बात कर लेते। लेकिन सिया बोलती है, कभी और आप आएगा तो हम लोग आराम से बात करेंगे, अभी मुझे जाना होगा, मुझे माफ कर दीजिएगा। इतना करके वह वहां से अपने 3 दोस्तों के साथ निकल जाती है और अब उसे देखा ही रह जाता है। वह कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह सिया से क्या बोल पाता है। जिसे देखकर ऋषभ अपने मन में सोचता है, गई भैंस पानी में, मेरा सारा प्लान खत्म हो गया, खराब हो गया, क्या करूं अब मैं। लेकिन आरिफ के मन में तो कुछ और ही चल रहा था सिया को लेकर, और उसे वह जो सोच रहा था अगर वह पूरा हो जाए तो आरव की जिंदगी बदल जाएगी। आरव वहां से सिया के जाने के बाद तुरंत चल जाता है
क्योंकि सिया के जाने के बाद उसे वह सुकून नहीं मिल रहा था। रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था, इसलिए वह भी वहां से कोई बहाना बनाकर चला जाता है और ऋषभ अपने मन में सोचता है उनकी किस्मत में मिलना नहीं था, इसलिए ये लोग एक दूसरे से नहीं अच्छे से बात कर पाए, ना एक दूसरे को जान पाए। खैर छोड़ो, मुझे क्या, मैं कोशिश तो की कम से कम, अब उनकी किस्मत में ही नहीं मिलना था तो अब उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। बस भगवान से यह प्रार्थना कर सकता हूँ कि दोनों अपनी जिंदगी में खुश रहे। इतना करके वह अपने दोस्तों से बात करने लगता। वह इस वक्त सिया अपने भाई के साथ घर जा रही थी, क्योंकि जब वह रेस्टोरेंट से निकली थी तब उसका भाई एक जरूरी काम कर रहा था। इसके लिए वह अपने भाई के ही केबिन में बैठी हुई थी और उसके तीनों दोस्तों से बात कर रही थी। और जैसे ही कुछ देर बाद उसका भाई का काम खत्म हो गया, वैसे ही वह अपने भाई के साथ नीचे आ गई और अपनी गाड़ी में बैठने जाने लगी। तभी उसे आरव दिखता है, जो इसको घर घर के देख रहा था, जिससे सिया अपने भाई शिवांश के हाथ जोर से पकड़ लेती है, जिसको देखकर शिवांश कहता है, क्या वह सिया तो ठीक तो होना। तभी सिया डर के मारे कुछ उसे वक्त नहीं बोल पाती और वह कहती कुछ नहीं। इतना करके वह अपने भाई का हाथ पकड़े और अपने तीनों दोस्तों के साथ कार में बैठ जाती है। और वही अब फिर से जल पूंछता है, क्योंकि उसे जालस हो रही थी, उसे गुस्सा आ रहा था। ये तो अब को भी नहीं पता चल पा रहा था कि ऐसी लड़की जो उसे हमेशा इग्नोर करती है और जिसे उसने ठीक से बात भी नहीं की, नहीं उसको अच्छे से जाना है, उसके लिए मुझे आलसी क्यों फूल कर रहा है। ये सोचकर आरव का दिमाग खराब होने लगता है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। उसका मन कर रहा था कि वह उसके भाई से सिया का हाथ छुड़ा ले और अपने हाथों में ही हमेशा हमेशा के लिए सिया का हाथ रख ले, जिससे सिया से कभी दूर ना हो पाए और ना ही किसी का हाथ पकड़ पाए। जल्द से देख रहे हो भाई कितनी बड़ी है इस इंसान को। इतना सबको सोचते ही आरिफ का शेर दर्द करने लगता है, क्योंकि उस सीए के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा था और उसकी फीलिंग सिया को लेके ये भी उस कुछ पता नहीं चल पा रहा था, जिससे वो अपना शेर पकड़े अपने कर के पास आता और अपनी कार में बैठ के वाहन से निकल जाता है। वही सिया जो अपने और वो जब अपना फोन निकल के देखती है तो ये किसी और का नहीं जनवी जी का होता है, तो सोचकर फोन उठा लेती है। वहीं दूसरी तरफ से जानवी जी सिया को सब कुछ बता देती है आरव के बारे में, और आरव के साथ तो उन्होंने जितने भी टाइम स्पेंड किए उसके बारे में जी से सुनकर सिया को भी काफ़ी खुशी होती है। भले ही ऋषभ ने उस सब कुछ बता दिया था, लेकिन जानवी जी के मुंह से सुनकर यह सब सिया को बहुत अच्छा लगता है और वो जानवी जी से बात करते कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए दादी, मेरी वजह से आपको अपने पोते से दूर रहना पड़ा। तभी जानवी जी कहती है, नहीं कुछ ऐसे ही कुछ बात नहीं है, और वैसे भी सब कुछ ठीक हो गया है, और वैसे भी सारी गलती शायद मेरी थी, मैंने तुम्हें मजबूर किया था शादी करने के लिए और आज तुम ऐसा दिन देख रही हो। इतना करके जानू जी उदास हो जाती है कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया है, अभी इसी को किस्मत में के चल रही हूँ। मैं जो हनी थी वो बदल नहीं सकती, लेकिन आगे की जिंदगी अच्छी करने की कोशिश करूँगी मैं, और आपका और कविता मासी का है आशीर्वाद तो हमेशा ही मेरे साथ रहेगा। तभी जानवी जी कहती है, सिया वैसे भी बहुत दिन हो चुके हैं, मुझे तुम्हारी यादें रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें फ़ोन कर दिया। क्या हम लोग फिर से तुम्हारे रेस्टोरेंट में मिल सकते हैं। जैसे सुनकर सिया भी खुश हो जाती है, क्योंकि उससे भी जानवी जी से मिलना था, और वो कहती है, ठीक है आपका लिए ए जाएगा, मैं अभी बहुत खुश हूँगी आपके आने से, वैसे भी काफ़ी दिन हुई हो गया है, मैं भी आपको मिस कर रही थी, और हाँ कविता मासी को भी आप लेते आना, और खासकर आरोप को ये सब के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। आप जानती है ना कि मैं पैनिक करने लगती हूँ और आपको देख
देखते ही तो इतना ही कहती है। तभी जाह्नवी जी कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं सबको संभाल लूंगी और इसके बारे में आरव को भी नहीं पता चल पाएगा। तो जानती हूँ ना, तुम्हारी दादी बहुत ज्यादा होशियार है। इतना करके वो अपने आप पर घमंड दिखाने लगती है और अपने में खुश होने लगती है। वहीं सिया में सोचाती है इनका कुछ नहीं हो सकता है, और ऐसे ही दोनों कुछ बातें करते हैं। आरसी अपने घर चल जाती है। वहीं रात का समय आए, इस वक्त सिया और शिवांश आराम से अपना डिनर एंजॉय कर रहे थे। तभी सिया शिवांश को सब कुछ बता देती है जो भी उसके साथ रेस्टोरेंट में हुआ, और उसकी और जाह्नवी जी की सारी बातें वो बता देती हूँ, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो अपने भाई को कुछ भी छुपाए जिससे उसको बाय करोगे कि वो उस भाई नहीं मेहनती है। ऐसा लिए वो सारी बातें हैं जो भी उसके साथ होती है वो सब कुछ शिवांश को बता देती है, और आरव की तबीयत खराबी होने के बारे में और उसका डालियाँ पहुंचाना भी बताती है, जिसे सुनकर शिवांश बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उस आए इस बात की खुशी नहीं दी किसी, यानी उस बताया उससे आए इस बात की खुशी थी। अभी उसकी बहन अपनी सदी मुश्किलें सारी चीजें और जैसा वह फील करती है अपनी सारी फीलिंग उससे शेयर कर रही है, क्योंकि काफ़ी सारे लड़की है ये सब नहीं बता पाती है। बहुत सारे रीजंस होते हैं हम, लेकिन उसकी बहन उसको सारी बातें बताती है, जिससे सुनकर ही शिवांश उससे बहुत ज़्यादा और प्यार और मरने लगता है और से अभी खुश हो जाती है, क्योंकि उसके दिमाग में ये तय हो चुका था कि वो अपने भाई को ये सब बताएंगे और अपने भाई को बताकर उसका मैं हल्का हो जाता है, क्योंकि उसके भाई को सारी बातें पता थी उसके बारे में, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि अभी जितनी भी चीजें जितना भी घटना है उसके साथ हो उसके भाई को किसी और से पता चले, और किसी और से पता होने से पहले ही वो सब कुछ बता देती है अपने भाई से। तभी शिव कहता है, तुम नहीं जानते थे हम आज कितना, कम से कम तुमने मुझे अपनी फीलिंग्स बताने के काबिल तो समझा, और तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हारे साथ कोई भी बुरा चीज़ और कुछ भी हुआ तो तुम मुझसे आकर बोलना। अगर तुम नहीं जाती है कि यार अभी अगली बार से तुम्हारे रेस्टोरेंट में ना आए तो मुझे बोल देना, मैं पहले अपने आदमियों से कहा कि उसके रेस्टोरेंट आने से बंद करवा दूंगा। थी साए सुनकर सिया कहती है, नहीं नहीं आप ऐसा नहीं कीजिए, वैसे भी आरव कहीं बाहर नहीं खाते हैं और मुझे नहीं लगता कि वो इतनी छोटे से रेस्टोरेंट में आएंगे और खाएंगे, इसलिए अभी चिंता मत कीजिए और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है उनके आने और ना आने से। मैंने सोच लिया है कि अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूंगी। पिछली सारी बातें भुलाकर सिया की ये सब बातें सुनकर शिवश खुशी से कहता है, तुम्हें पता है आए, इसलिए मुझे यही बात तुम्हारी बहुत अच्छी लगती है कि तुम सारी जितनी भी सिचुएशन होती है उसको अच्छे से हैंडल कर लेती हो। तुम्हारे जगह अगर कोई और होती तो बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी सीएमएचओ कराते कहती है, डर जाओ वो भी किसी और से। आखिर में शिवांश के बहनों जो कि नंबर 1 बिजनेसमैन में ऐसे ही नहीं आने वाली, इतना कह के वो मुस्कुराने लगते हैं, जिससे देखकर शिवांश भी मुस्कुराने लगता है क्योंकि इसकी ये छोटी बहन बहुत ज़्यादा है स्ट्रोंग थी और आत्मनिर्भर भी थी। और ऐसे ही वो लोग अपने बारे में कुछ बातें करके अपना डिनर एंजॉय करते हैं और सोने के लिए चल जाते हैं। वह दूसरी तरफ आरव अपने प्राइवेट विला में एक कमरे में बैठा हुआ था। उस कमरे में चारों तरफ फैन दे रहा था और देखने से ऐसा लग रहा था कि उस कमरे में धुआं ही धुआं है, जिससे वो कमरा पूरा धुआं से भरा हुआ था। और वही आरव उस कमरे के सोफे पे बैठा सिगरेट के कस ले रहा था और अपने में सोच रहा था सिया के बारे में। उसके दिमाग के चारों तरफ सिया एक छाई हुई थी, उसको और कुछ समझ ही नहीं रहा था। सिया का इग्नोर करना उसकी
बातें, उसकी खुशबू, सारी चीजें, सिया का फ्रेशर पार्टी में डांस करना, सिया की खूबसूरती, यही सब उसके दिमाग में चल रहा था। ये बात आरव भी नहीं जान पा रहा था कि ऐसी लड़की जिससे वो अच्छे से मिला और बात भी नहीं किया, उसके बारे में ये वो इतना क्यों सोच रहा है और इतना जालस फील कर रहा है। ये सब सोचते हैं सामने राखी एक शराब की बोतल पीने लगता है, लेकिन शराब ज्यादा उस पे तो सिया का नशा छाया हुआ था और ऐसे ही बहुत शराब उसकी ये रात भी बहुत मुश्किल से कट जाती है। अभी अगले दिन का इंतजार सिया को सबसे ज्यादा, क्योंकि वो फिर से अपनी मासी और दादी से मिल सकती थी। हाँ, आपने सही सुना, उन्हें अपनी मासी और अपनी दादी ही समझती थी, क्योंकि उन्होंने उसका बहुत ख्याल रखा था। भले ही दादी ने अपने पोते के साथ, माउस के साथ ये सब कर दिया, लेकिन वो इसमें भी दादी की कोई शिकायत नहीं करती और ऐसी खुशी अपना ब्रेकफास्ट करके अपने कॉलेज चल जाती है। कॉलेज में शिवांगी नोटिस करती है कि आज या कुछ ज्यादा ही खुश है और उसके चेहरे से मुस्कान जाने का नाम ही नहीं ले रहा, जिसे देखकर शिवांगी सिया से पूछती है, क्या बात है सिया, आज तो बड़ी खुश लग रही है, कुछ है क्या आज तुझे? इतने दिनों बाद मैंने ऐसे हंसते मुस्कुराते देखा। जिसे सुनकर सिया कहती है, हाँ वो आज जो है अपने मसीमा और अपने दादू से मिलने वाली हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा ही खुश हूँ। सच बताओ तो मुझे उनकी बहुत याद आती है, लेकिन मैं आज उनसे मिलने वाली हूँ, यही सोचकर बहुत ज्यादा ही खुश हूँ मैं। अभी मुझे भगवान जी से कोई शिकायत भी नहीं है, क्योंकि मैं जान गई हूँ जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। सिया की इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनकर शिवजी कहते हैं, अरे वाहन से तू तो बहुत बड़ी हो गई है, दिखने में जितनी छोटी उतनी ही बड़ी बड़ी बातें करती है और मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। ऐसे ही खुश रहा कर और मुस्कुराते रह, क्योंकि तुम मुस्कुराते बहुत ज्यादा प्यारी लगती है और तेरे गल पे पड़े ये छोटे छोटे डिम्पल्स जब तुम मुस्कुराती है तो ये ऐसे लगते हैं जैसे चंद्रमा मुस्कुरा रहा हो अपने दाग के साथ, और वो सीन बहुत ज्यादा लुभावना होता है। इतना अनुभव ना होता है कि मैं तुझे जॉय नहीं कर सकती हूँ। शिवांगी के ऐसे प्यारे प्यारी बातें और उसका अपनी तारीफ करता हुआ देखकर सियासत में कहती है, अरे तुम भी शिवांगी, तुम भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तो मुझसे ज्यादा तो तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो और तुम्हें तो कोई पसंद भी करता है, जिससे समझ जानती हूँ और मैं जानती हूँ तुम दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हो। मैं तो उसी दिन समझ गई थी जिस दिन तुम उनसे मिली थी। सिया की इनडायरेक्ट बातें शिवांगी को अच्छे से समझ में रही थी, लेकिन वो मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर पाती और सिया से कहती है, सिया तुम्हारा दिमाग आजकल इधर उधर की चीजों में ज्यादा लग रहा है और ऐसा कुछ नहीं है जैसे तुम समझ रही हो, मैं किसी को भी नहीं पसंद का। सिया कहती है, अच्छा जी, सब दिखता है तो मैं पता है शिवांगी, मुझे बचपन से एक बहुत बड़ी आदत है, मैं किसी के आंखों में देखकर यह बता सकती हूँ कि कौन इंसान मुस्कुरा रहा है, का शर्मा रहा है, कौन दर्द में है, किसकी हंसी दिखावती है, किसकी हंसी रियल की है। मैं उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंखों में देखकर पता कर सकती हूँ, तो तुम्हें और अपने भाई की आंखों में देखकर नहीं बता सकती कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील करते हो। मैं चाहती हूँ, मेरी उम्र बहुत छोटी है, लेकिन छोटी उम्र में मैंने बहुत कुछ झेला और वक्त ने मुझे सब कुछ सिखा दिया है। सिया की ऐसी बातें सुनकर शिवांगी को पता नहीं अंदर से कुछ फील हो रहा था, जैसे उस पता चल गया हो कि सिया ने कितने दुख झेले हैं। सिया की आंखों और उसकी बातों में छुपी वो दर्द वो अच्छे से समझ पा रही थी, लेकिन सिया को हंसाने के लिए वो कहती है, अच्छा वो सब छोड़ और ये बताओ कि तो कहाँ मिलेगी अपने दादी और मासी से। तब ऐसा एक कहती है, अरे तुझे नहीं पता, मैं अपने स्टूडेंट
रेस्टोरेंट में मिलूंगी। तभी शिवांगी कहती है ठीक है, तो तूने कुछ सोचा है उनको सरप्राइज देने का? तभी सिया पूछती है सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? तभी शिवांगी कहती है अरे सरप्राइज मतलब उनके लिए कुछ ऐसा चीज करना जिससे वो चल जाए और उन्हें खुशी भी हो। सुनकर सिया कह रही है अभी मैंने तो यह नहीं सुना है, लेकिन मैं भी करना चाहती हूँ। और कैसे करते हैं सरप्राइज, क्या तो मुझे बता सकती हो? तभी शिवांगी कुछ डर सोचती है और सोचने के बाद उसके दिमाग में कुछ धांसू सा प्लान आता है और वो कहती है मेरे पास एक अच्छा सा प्लान है। वो इतना कहकर सिया के कान में अपना प्लान समझाया लगती है, जिसे सुनकर सिया खुशी होते कहते हैं अरे वाह शिवांगी, ट्यून तो कितना अच्छा प्लान बताया मुझे ये पता है कि माशिमा और दादी जी को बहुत पसंद आएगा ये प्लान। थैंक यू सो मच। श्री शिवांगी रहती है मेंशन नॉट। तबीयत सिया पूछता है अरे तो तूने इतना सब कुछ प्लान बनाया था, तू भी चला मेरे साथ, तू भी इसी बहाने मेरी माँ सीमा और मेरी दादी से मिल जाएगी। जिसे सुनकर जिसे मांगी कहते हैं ठीक है, हम अपने पापा से पूछकर बताते हैं। और वह इतना करके अपने पापा को फोन करती है और आज के बारे में बताने लगते हैं। शिवांगी के पापा से को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी सिया से और उसके रेस्टोरेंट से, तो वह भी हाँ बोल देते हैं। और शिवांगी सिया के साथ उसके प्रेसिडेंट ए जाती है और आने प्रिंस पर प्लेन बनाने लगता है। वह लोग कुछ देर बाद सिया अपना काम ही कर रही थी, तभी वह घड़ी पर अपना समय देखते हैं और वह जोर से शिवांगी को कहती है अरे जल्दी कर से, वहाँ की दादी और माँ सीमा के आने का समय हो गया है, जल्दी चल नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। इतना अपने काम को और तेजी से करने लगती है। तभी शिवांगी रहती बस हो गया रुक जा, बस 2 मिनट हो गया। अब इतना करके वह अपना काम करने लगती है जल्दी से। और कुछ देर बाद रेस्टोरेंट के बाहर काफी सारी गाड़ियों का कटक खड़ा था और बीच की गाड़ी से दादी जी और उनके साथ कविता जी निकलते हैं। दादी जी और कविता जी खुश होते हुए लगते हैं और जैसे है वह कदम रखती है वह देखते हैं कि रेस्टोरेंट के चारों तरफ इस वक्त अंधेरा ही अंधेरा था, जिसे देखकर कविता जी कहती है माँ की लगता है रेस्टोरेंट बंद है, देखिए चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और सिया भी नहीं दिख रही। जिसे सुनकर जानवी जी कहते हैं पता नहीं, लेकिन उसने मुझे तो बोला था कि 5 बजे शाम तक कहाँ जाने के लिए, और अभी तो 5:10 हो रहे हैं, चलो अंदर चल कर देखते हैं, शायद वह अंदर हो। इतना करके वह लोग रेस्टोरेंट के अंदर 2 कम ही चल पाते हैं। तभी अचानक से रेस्टोरेंट की सारी लाइट्स जाते हैं और चारों तरफ रोशनी रोशनी रहती है और अचानक से जानवी जी और कविता जी के ऊपर फूल गिरने लगते हैं, जिसे देखकर दोनों को सो जाती है और वह खुश होते हुए कहते हैं सिया तूने ये सब कुछ किया है ना, मुझे सब पता है। तभी से आप अपने हाथों में एक बड़ा सा केक लाते हुए कहते हैं हाँ मैंने किया है और आपको पता है इस समय मेरी दोस्त है मेरा साथ दिया है और उसने हमें ये प्लान बताया था। इतना करके वह शिवांगी को दिखाने लगते। तभी कविता जी कहते हैं लेकिन बेटा ये केक, तभी सिया कहते हैं ज्यादा करते हैं आप लोगों से मिलने के लिए और मैं ये पल यादगार बताना चाहती थी, इसलिए मैंने अपने हाथों से यह केक बनाया और कुछ स्नैक्स से बनाया है और आपके फेवरेट खान भी बनाया है, जिसे खाकर आप लोग खुश हो जाओगे। अपने फेवरेट खाने का नाम सुनकर जानवी जी के मुंह में पानी आ जाता है। वह कहते हैं अरे वासिया, मुझे ये लगा नेट कि तुम इतना बड़ा सरप्राइज मेरे लिए बनोगे और मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू सो मच मेरी बच्ची। इतना कहकर वह सिया के गले लग जाती है और रसिया भी मुस्कुराते हुए उनसे गले मिल लेते हैं। वहीं अपने केबिन पर बैठा सिवान से सारी हरकतें देख रहा था और खुश हो रहा था, क्योंकि वह उसकी बहन खुश थी, इसलिए जब उसकी बहन को कोई दिक्कत नहीं है तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी सिया के जानवी जी और कविता जी के मिलने से, इसलिए वह बस अपनी बहन को ही देख रहा था, क्योंकि उसके केबिन की खिड़की से हल्का हल्का
रेस्टोरेंट के अंदर दिखता है। वहां से शिवांश अच्छे से अपनी बहन को देख पा रहा था। वही दादी जी से गले मिलने के बाद पिया कविता जी से गले मिलती है और उन्हें एक चेयर पर बैठी है। चेयर पर बैठने के बाद वह कुछ नौकरों को उसका बनाया स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक मंगवाते हैं, जिसे देखकर अरे बेटा इतना सब कुछ बनाने की क्या जरूरत है, खामोखा तुम थक गई होगी। तभी सिया रहती है अपनों के लिए कुछ काम करना और उनके लिए कुछ स्पेशल बनाना। ये थका देने वाला काम नहीं होता बल्कि इससे हमें खुशी मिलते हैं। सिया की ऐसी प्यारी बातें सुनकर शिवांगी के साथ साथ सारे लोग मुस्कुराने लगते हैं और सिया का बनाया पहले के काटते हैं और एक दूसरे को खिलाते हैं। फिर अपने रेस्टोरेंट में गाना बजाते हैं और डांस करते हैं। गाने के बोल कुछ ऐसे थे। टू हो गई 1 2 2 ओ कुदिए व्हाट टू डू ओ हो गई मुंडी दी टू टुरु टुरुरु पतंगान वर्गी टू इन वायुर दियो हो गई मुंडे दी टू टुरु 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 हिलन द चल दी टुक टुक टू कर दी मेकअप टू कर दी यार अंग्रेजी पढ़ गिट पे टू कर दी जिम क्वीन साडी विक्टोरिया टू घंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जाडो नच्चे पैन दी पूरा लंदन ठुमकदा। हाय हाय लंदन ठुमकदा कंपोज्ड बाय अमित त्रिवेदी। अगर आपको इस गाने का अच्छे से एक्सपीरियंस चाहिए तो आप इसे स्पॉटिफाई पर सुन सकते हैं, जिससे आपका फीलिंग आएगी और आप इस गाने को अच्छे से सुन में पाएंगे और एंजॉय भी कर पाएंगे। अब आगे शेर तो डांस कर ही रही थी, उसके साथ साथ शिवांगी भी कर रही थी और लास्ट में जब गाना खत्म होने वाला होता है तो जानवी जी और कविता जी को भी डांस करने के बुलाते हैं, जिससे देखकर दोनों काफी शर्म आती है लेकिन आ जाती है और उनको जैसे आ रहा था वह भी डांस करने लगते हैं और ऐसे ही एंजॉय करते करते कुछ बातें भी करते हैं। दादी जी को बहुत अच्छा लग रहा था सिया के साथ वक्त बिताना और कविता जी का भी यही हाल था, लेकिन वह सिया के साथ न रह सकते थे, नहीं इसके अपने पास रख सकते थे। इस सोचकर दोनों को दुख तो होता है लेकिन वह कुछ नहीं कर सकते थे। इस मामले में सिया डांस करने के बाद जानवी जी और कविता जी से काफी सारी बातें करते हैं। इस बीच जानवी जी और कविता शिवांगी से भी घुल मिल गई थी। शिवांगी को भी बहुत अच्छा लग रहा था उनके साथ। आज का दिन देवी जाता है आशिकों से। शिवांगी कुछ देर बाद अपने घर चले जाते हैं क्योंकि उसके पापा का फोन आ रहा था और वह कविता जी और जानवी जी ना चाहते हुए भी सिया के रेस्टोरेंट से अपने घर के लिए निकल जाते हैं। इस बीच उन्होंने खास ख्याल रखा था कि अब को ये बात ना पता चले कि वह सिया से मिलने उसके रेस्टोरेंट गए थे, लेकिन होने को कोई नहीं रोक सकता है, चाहे कोई भी कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले। जो होना होता है वह होकर रहता है और ऐसा ही आज होने वाला था। आज किसी की किस्मत बदलने वाले थे। अब क्या होगा आगे जाने के लिए बने रहे हमारे साथ। प्लीज ऑल्सो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरी स्टोरी को बहुत सारा प्यार दे। ये स्टोरी और यह एपिसोड पसंद आया तो कमेंट में हाथ भेज दे, जैसे मुझे भी मोटिवेशन मिले। धन्यवाद। अभी तक हमने पढ़ा दादी जी और कविता जी मिलकर अपने घर की तरफ जा रहे थे। अभी ये गए कुछ देर बाद जानवी जी आपने मेंशन पहुंच आती है, लेकिन जैसे वह मेंशन पर कदम रखते हैं वैसे उन्हें कुछ अलग सा लगता है कि सारे काज से डरे हुए थे और उनके चेहरे पर बहुत ज्यादा पसीना था। ऐसा लग रहा था कि वह किसी से डर रहे हैं, लेकिन जान मुझे इन सबको इग्नोर करे रखते हैं। चाहे सुख सिर्फ और सिर्फ नौकरी थे और नौकरी को अपने पास वाला देवी कहते हैं। क्या हुआ है शिल्पा, सारे नौकर घबरा क्यों हुए हैं? ऐसा लग रहा है कि वह अभी मौत से बाहर आए हुए हैं। उनके चेहरे पर कितना सारा मशीन है। तभी वह नौकर जिसका नाम शिल्पा होता है वह कहते हैं मालकिन आपके जाने के बाद कुछ देर बाद ही आरव बाबा आ गए थे और आपको ही खोज रहे थे। उन्होंने सभी गार्ड से पूछा तो सब ने कहा कि मालकिन अपने एक सहेली से मिलने गए हैं, जिसे सुनकर और बाबा सारे घाट पर गुस्सा किए थे और हम सबको भी बहुत डांटा था उन्होंने, क्योंकि हमने बिना उनसे पूछे आपको जाने दिया और वह कुछ देर पहले ही यहाँ से गए हैं। 6 मिनट
पहले अब उनके मेंशन आया था, ये फ़ोन कर ही दादी जी थोड़ी सी खबर आ जाती है। ऐसा नहीं था कि वह अब को नहीं बता सकती थी कि वह कहाँ गई थी, लेकिन वह सिर्फ और सिर्फ सिया के लिए आरव को नहीं चाहती थी कि वह उसे पता चले कि वह सिया से मिलने गई थी। यह नहीं चाहती थी कि वह आराम से कभी मिलेगी इसलिए। लेकिन तबीयत जानवी जी कहते हैं, अच्छा ठीक है तो जाओ, मैं देखती हूँ इधर। इतना करके हूँ अपने कमरे में चल जाती है। वही कविता जी भी बहुत ज़्यादा ही चौंक गए थे अलर्ट और शिल्पा की बातें सुनकर। लेकिन वह जानती थी कि उसकी मालकिन बहुत होशियार है, वह सब अच्छे से देख लेंगे और वह भी अपने सर्वेंट क्वार्टर की तरफ चल जाते हैं। वह जानवी जी अपने कमरे में जाकर आरव को फ़ोन करती है, तभी यार आपका फ़ोन नॉट अवेलेबल बता रहा था, जिसे सुनकर जानवी जी चौंक जाते हैं क्योंकि अब का फ़ोन कभी भी ऐसा नहीं बताता था। आरव हमेशा अपने फ़ोन में उसका सिक्योरिटी रखता था और अपना फ़ोन कभी भी बंद नहीं करता था। वहीं दूसरी आज अपने ऑफिस के काम जल्दी जल्दी किया ताकि कि उसे अपनी दादी से मिलना था। रात भर शराब पीने के बाद उसे कुछ होश नहीं था। उसकी नींद दोपहर के 12 बजे खोले और जैसे ही उसके नींद खुली वह सबसे पहले अपने बालकनी का दरवाज़ा खोलना है क्योंकि उसके पूरे कमरे में धुआं ही धुआं हो गया था। और जैसे ही आरव अपने बालकनी का दरवाज़ा खोलना है वैसे ही सारे दुआओं रूम के अंदर से जाने लगते हैं। और आ रहा हूँ अपने सर पर हाथ पकड़ होता क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा था। देर बाद फ्रेश होता है और अपनी कंपनी के लिए निकल जाता है क्योंकि जब भी वह उदास होता है या फिर ज़्यादा सोचता तो वो नहीं तो काम करता, नहीं तो अपनी दादी के साथ बात करता। लेकिन उसकी दादी इस वक्त अपने कमरे में आ रहा हूँ कर रही होगी, वह ये सोच रहा था। उसने सोचा था कि वह जल्दी से अपने काम को निपटा लेगा क्योंकि आज उसकी एक ज़रूरी मीटिंग थी जो कुछ देर पहले ही उसके असिस्टेंट ने उसे बताए थे। उसने सोचा था कि चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो बेला के बाहर आता है अंदर जाने लगता है वैसे ही उससे कुछ अजीब लगता है क्योंकि सरे गोद से देर थे और उनके भी माथे से पसीना गिर रहा था, जिसे देखकर आराम ऑफ हो जाता है। लेकिन वो सब कुछ नहीं कहता और मिला के अंदर जाने लगता है। तभी वो अपने दादी को बुलाता है लेकिन उसकी दादी की कोई आवाज़ नहीं आती है, इसलिए वो दादी के कमरे में चल जाता है। दादी के कपड़े हो जैसे देखता है वो जॉब हो जाता है क्योंकि उसके दादी के कमरे में कोई नहीं था। और ए रहा हूँ अच्छे से जानता था कि आए इस वक्त उसकी दादी नहीं तो गार्डन एरिया में होगी, नहीं तो अपने कमरे में। लेकिन उसकी दादी जब आराम गार्डन एरिया से जा रहा था तो उसने देखा था उसकी दादी हुआ नहीं थी और उसकी दादी कमरे में भी नहीं थी। ये देखकर वह अपनी दादी को बुलाने लगता है, दादी आप कहाँ हो, देखो इर्फ आपसे मिलने आ रहा है। अपने दादी को खोलने लगता है और बहुत देर बाद उस अपनी दादी नहीं देखते हैं। तब वो कविता आंटी को बुलाते कहता है, कविता आंटी डैडी कहाँ है, आप कहाँ हो। इतना कह के वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है जिसकी आवाज़ सुनकर सरे नॉकआउट दार जाते हैं तभी और अपने सीढ़ियों से नीचे आता है और वाहन पे खड़ी 9 करोड़ से लगता है कि उसकी दादी कहाँ है। वो दादी को अपने दोस्त के यहाँ आ गए हैं नहीं लगा था तो अपने दोस्त के यहाँ गए हैं अपनी एक फ्रेंड के साथ कर कहती है वो उनकी दोस्त हाल फिलहाल में बनी है इसलिए आपको पता नहीं होगा। जिसे सुनकर आरो गुस्से से कहता है, क्या तुमने मुझे बेवकूफ़ समझा है, क्या मुझे पता नहीं चला कि तुम लोग मुझसे कुछ पा रहे हो। देखो अगर जो भी बात है तुम नहीं मुझे बताओगे मैं तुम्हें यहाँ जीना मुश्किल कर दूंगा। इमवाइसल फुलते कहते हैं, मैं सच बोल रहे हो, अगर नहीं आता आप किसी से सकते हैं। वाहन से दूसरे से चल जाता है और के बाहर खड़े गार्ड से दादी के बारे में पूछता है। तभी गार्ड भी उस वही बताता है जो उसने शिल्पा से सुना था। ये सब सुनकर आरव को भी यकीन होने लगता है लेकिन वो इतनी जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करता था, इसीलिए बहुत थोड़ी और छानबीन करता है। तब उस पता चलता है जानवी जी कोई रेस्टोरेंट में गई है। कविता जी
साथ गई है। अपनी दादी के बारे में जानकर उससे थोड़ा शक होता है क्योंकि उसकी दादी अक्सर कहीं नहीं जाया करती थी, वो कभी कभी ही जाती थी और उसके दोस्त कभी भी उस रेस्टोरेंट में नहीं मिलते थे। आरव की दादी के दोस्त हमेशा उससे या तो आरव के मेंशन पर मिलते थे नहीं तो अपने घर पे, लेकिन यहाँ सब कुछ गड़बड़ है ऐसा लग रहा था। और ऊपर से किसी नौकर ने इर्फ को फ़ोन करके भी नहीं बताया कि आरिफ की दादी आज कहीं गई है, जिससे आपको शक हो रहा था। लेकिन वो इस वक्त अपने दिमाग को और खराबी नहीं करना चाहता था। एक तो ऐसे ही उसका कई सारे सपने ए चुके थे और कितने सारी बातें वो सोच रखा था सिया के बारे में, इसलिए उसको इस वक्त थोड़े आम की ज़रूरत थी। इसलिए वो वाहन से बिना कुछ कहे चल जाता है और आरव के जाते हैं उसके सरे घर के नौकर जैन की सांस लेता है क्योंकि आरव के वहाँ से जाते ही वहाँ का मॉल काफ़ी सर्द हो गया था और ठंडा भरा माहौल था। लेकिन अभी सरे नोक को ऐसा लग रहा था कि वो चैन की सांस ले सकते हैं। अभी आगे जैसे ही जानवी जी आते हैं मेंशन में, तब उन्हें शिल्पा बताती है कि आरव बाबा आए थे और आपके बारे में पूछ रहे थे। थीस आए सुनकर जानवी जी कहती है तो तुम लोगों ने वही कहा है ना जो मैंने तुम्हें बताया था, मैं अपने दोस्त से मिलने जा रही हूँ। तब शिल्पा डरते कहती है जी मलकिन, लेकिन और बाबा को फिर भी शायद शक हो गया था। अभी तो वो फिलहाल यहाँ से चले गए हैं, लेकिन वो हो सकता है आपसे सवाल पूछे तो आप थोड़ा संभाल कर रहिएगा। तभी जानू जी कहती है मैं जानती हूँ वो मेरा हिप होता है, उसके में सवाल तो आया होगा, लेकिन तुम लोगों को कैसे नहीं पता चला कि वो यहाँ आने वाला है। सुनकर शिल्पा करती है माकन, वो आपने जिस आदमी को अरब बाबा के पीछे लगाया था उसके बारे में ए रहा है। बाबा को पता चल गया और आरोप बाबा ने उससे नौकरी से भी निकल दिया और एक बहुत भयानक सजा दी है। जिसे सुनकर जानवी जी है अच्छा तो ऐसा वजह से हमें आरव के आने का पता नहीं चला। खैर छोड़ो, तुम जाओ अपने कम करो, मैं देख लूंगी, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे सुनकर शिल्पा वाहन से चल जाती है और जानवी जी अपने कमरे में कविता जी के साथ जाने लगती है। तभी कविता जी कहती है माँ जी अभी आगे क्या होगा, क्या आप आरव को जवाब अच्छे से दे पाएंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं जब आप गुस्से में होता है तो उसका सामना कोई नहीं कर सकता है। तभी जानवी जी कहती है वो मेरा हिप होता है, उसके में कब क्या चल रहा है वो सब मुझे पता है और मैं ऐसे देख लूंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उस कुछ हुआ है, नहीं तो इतनी आसानी से मेंशन से नहीं चल जाता बिना मेरे आए। शायद वो किसी परेशानी में, मुझे इसके बारे में मुझसे बात करनी होगी। जिससे सुनकर कविता जी कहती है मुझे भी यही लग रहा है। दोनों कमरे में चल जाते हैं। वहीं सीएम फिर अपने रेस्टोरेंट से अपने भाई के साथ अपने घर मेंशन ए जाती है। इस बीच वो बहुत ज्यादा खुश थी जिसे सेवंश भी नोटिस कर रहा था। तभी शिवाजी कहता है अरे वाह मेरी बहन कितनी खुश लग रही है, आज लगता है तुम बहुत गरीब हो। अपनी दादी जी और मासी जी से बोल दिया हाँ मैं बहुत ज़्यादा करीब हूँ उन लोगों से, जब मेरा कोई नहीं था तब वही लोग थे और कहीं ना कहीं मैं आपसे मिली, इसकी वजह भी वही लोग हैं। इसके बाद सिया जानवी जी और कविता जी के बारे में शिव को बताने लगती है, जिसे सुनकर सच को भी बहुत अच्छा लगता है कि उसकी बहन के फिक्र करने के लिए भी कोई है उसके अलावा। तभी शिवंता ठीक है तो हमें भी कभी मिलना अपनी दादी जी से और अपनी मासी से। जस सुनकर यह खुश होते हैं, सच भैया आप भी उनसे मिलना चाहोगे, आप जब बोलोगे मैं उनसे आपको मिलवा दूंगा। तभी हाँ अरे शिव कहता है ठीक है मेरी कुछ दिनों में मीटिंग है इम्पोर्टेंट, मैं उसका कम करके जब फ्री हो जाऊंगा तब तुम्हारी दादी और तुम्हारी मासी से मिलूंगा। जिसे सुनकर सिया खुशी से बोलती है ठीक है मैं उन्हें पहले ही बता दूंगी कि आप उनसे मिलना चाहते हो
और वो खुशी खुशी अपना डिनर करती है और अपने कमरे में चल जाती है सोने। वह है दूसरी तरफ एक आदमी जो में शराब पी रहा था, तभी उसका फ़ोन अचानक से बाजता है और वो फ़ोन उठाकर सामने वाले की बातें सुनने लगता है। सामने वाला बॉस, हमने आपके दादी के बारे में पता किया है, वो मून रेस्टोरेंट में गई है। तभी शराब पी रहा आदमी कहता है, मून रेस्टोरेंट, ये कौन सा रेस्टोरेंट है? मैंने आज तक ये रेस्टोरेंट नहीं देखा। क्या ये कोई बाजारू या नॉर्मल रेस्टोरेंट है? क्योंकि मैं और दादी सिर्फ और सिर्फ हाई क्लास और 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाते हैं। जिससे सुनकर सामने वाला इंसान कहता है, नहीं बॉस, ये 5 स्टार या फिर कोई हाई क्वालिटी का रेस्टोरेंट नहीं है, यह एक नॉर्मल रेस्टोरेंट है। कुछ दिन पहले ही इसका उद्घाटन हुआ है, लेकिन इस रेस्टोरेंट के कस्टमर तेजी से बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि रेस्टोरेंट की जो ओनर है वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। दिन का थीम भी बहुत अच्छा है, सबको खाने के साथ साथ नज़रे भी मिलते हैं, जिससे सारे लोग उस रेस्टोरेंट से अट्रैक्ट होया। और आज आपकी दादी भी अभी गई थी। तभी यार अभी कहता है, ठीक है, और उसके बारे में कुछ पता चला? तभी सामने वाला आदमी कहता है, नहीं बॉस, उनके बारे में कुछ अभी तक नहीं पता चल पाया है। लास्ट बार हमने उन्हें आपके सोसाइटी के बाहर देखा था और जब वो हाईवे पे आए तब से उनका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। तभी आरव, जो कि अभी शराब पी रहा था, वो कहता है, तो पता करो, मैंने तुम्हें पता करने के लिए पैसे दिए, ना कि ना नहीं सुनने के लिए। इतना करके वो फ़ोन कट कर देता है और उससे से अपने लाइटर को जेब से निकलता है और सिगरेट की कश लेने लगता है। तभी वो अपना फ़ोन खोलकर उस रेस्टोरेंट यानी मून रेस्टोरेंट का फ़ोटो देखने लगता है, क्योंकि उसके गार्डन नेम उस रेस्टोरेंट का फ़ोटो भी खींचा था। और वही जैसे ही आरव वो रेस्टोरेंट देखता है, चचता है, क्योंकि यह रेस्टोरेंट और कोई नहीं सिया का होता है, जो कि हम सब जानते हैं। लेकिन आरव नहीं जानता और ए रहा अभी अपने में सोचता है, अरे मैं तो आज यही रेस्टोरेंट में गया था। वो बात अलग है, मैंने उस रेस्टोरेंट के अंदर की चीज़ें देखी थी, ना ही रेस्टोरेंट का नाम पढ़ा था और ना ही आगे की कुछ चीज़ें देखी थी। मेरा पूरा ध्यान रेस्टोरेंट के अंदर जहां उस सुकून मिल रहा था और सिया के पास उसका सारा ध्यान था। तभी वो अपने में सोचता है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ अंदर से फीलिंगें रही थी, कुछ तो गड़बड़ है। वो लड़की, वो फ्रेशर पार्टी, वो रेस्टोरेंट, ये सब कहीं से जुड़ा हुआ है। अभी मुझे पता लगाना ही पड़ेगा इसके बारे में, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। और दादी, वो भी उस रेस्टोरेंट में क्यों गई? वो भी अपने दोस्त से माइल। मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मुझे लग रहा है कि उस रेस्टोरेंट में कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से दादी वाहन पे गई है। इतना करके वो और उसके रेस्टोरेंट के बारे में सोचने लगता है। जब उसका सिर दर्द करने लगता है तो वो ये सोचता है कि वो कल सिया के रेस्टोरेंट फिर से जाएगा और सब चीज़ के बारे में पता लगाएगा कि उसकी दादी किससे मिल गई थी और उसके हिस्सा सिया को लेकर, और उस आइस रेस्टोरेंट में सुकून क्यों आता है। अभी क्या होगा आगे? क्या आरव पता चल पाएगा सी और उसके रेस्टोरेंट के बारे में? क्या सिया जान पाएगी आरव के इरादे? क्या शिवांश जान पाएगा उसकी बहन के साथ आगे क्या होने वाला है? और उसकी खोज कौन कर रहा है? जाने के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों। आप लोग को बहुत शिकायत होती है कि मैं चैप्टर्स लेट देती हूँ। दिवाली आने वाली है तो मैं घर की साफ सफाई करती हूँ और खाना भी बनाना होता है और पढ़ना भी होता है, तो आप लोग भी थोड़ा मुझे समझो, क्योंकि मेरे बोर्ड्स हैं 12 तक, तो मुझे थोड़ा सा तो पढ़ना ही पड़ेगा। और अभी मैं कम करके ही हूँ, खाना भी नहीं खाया है और आपके लिए बस चैप्टर ही लिख रही हूँ। अभी आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगी।